नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अब तक आपने सुना होगा कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये कहते हुए कुछ हिंदू लड़कियां अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड को या पतियों को डिफेंड किया करती थी। तमाम साधु संत, तमाम हिंदू धर्मगुरु, बहुत सारे लोगों ने इस पर अपने आवाज को बुलंद किया, कहा कि हिंदू बहन बेटियों को बचाने की आवश्यकता है, लेकिन हिंदू लड़कों का क्या करें, वो भी जाल में फंस रही हैं। उत्तर प्रदेश के शामली से जो मामला सामने आया है 1-2 दिन पहले, उसको देखने के बाद आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि अब्दुल ही नहीं, सकीना भी वैसी ही निकली। नाम है उस लड़की का चांदनी, जिम ट्रेनर है। और जब तक आप उसके जिम ट्रेनर वाली भूमिका देखेंगे तब तक आपको समझ में आएगा कि पढ़ी लिखी लड़की है, बढ़िया अच्छे से बहुत अच्छे माइंड की लड़की है। एटलीस्ट आपको यह समझ में आएगा। अभी गिरफ्तारी हो गई है उसकी, तो बुरके में नजर आई है। मतलब मकसद साफ था और पकड़े गए तो फिर विक्टिम कार्ड खेलने वाला मकसद भी साफ है। एक तो इस खबर को डिकोड करेंगे आज, ये जो पूरा मामला शामली से सामने आया है। दूसरा, वजह क्या है? कहीं भी रहेंगे लेकिन मकसद एक ही है, किसी भी जनरेशन के हो मकसद एक ही है, किसी भी जेंडर के हो लेकिन मकसद एक ही है। तो इस मकसद को हिंदू समझ क्यों नहीं रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। फिर मदरसों में जो सर्वे लगातार चलने की बात सामने आ रही है, चाहे बंगाल हो चाहे बिहार हो, इसको लेकर हाय तौबा क्यों मची हुई है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और ये जो कोचिंग माफिया या कोचिंग को लेकर जो ये एक नई बहस छिड़ी है देश में पिछले कुछ दिनों से, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। शुरुआत ये आयुष वाले केस से करूंगी, सॉरी रहमान, आयुष तो अब रहमान बन चुका है ना। कितनी अजीब विडंबना है, हम आपस में बैठकर बात करते हैं, बड़े बड़े साधु संत समझा रहे हैं, बहन बेटियों को हम बचा रहे हैं, तो लड़के भी शिकार हो गए लव जिहाद का। देखिए, लोग कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, लेकिन आज तक किसी ने देखा नहीं कि वो मछली कौन है जो तालाब को गंदा कर सकती है। लेकिन कड़वी सच्चाई है कि एक किताब पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। दुर्भाग्यवश उसके ऊपर चर्चा नहीं होती, कोई ये कहावत कही नहीं जाती। सब कहते हैं एक मछली तालाब को गंदा कर सकती है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन एक किताब पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है, इसको लोग कहते ही नहीं। धर्म का उल्टा अधर्म होता है, और आज की डेट में रिलीजन और मजहब के नाम पर अधर्म को जस्टिफाई किया जाता है। भारत पिछले 2000 साल में 25 टुकड़े हो चुका है। भारत के 25 टुकड़े हुए हैं पिछले 2000 साल में। डेमोग्राफी बदली, टुकड़ा हुआ, फिर डेमोग्राफी बदली, फिर टुकड़ा हुआ, फिर डेमोग्राफी बदली, फिर टुकड़ा हुआ। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए हैं डेमोग्राफी के इम्बैलेंस के कारण। 1947 में डेमोग्राफी बदली, टुकड़ा हो गया, पंजाब के 2 टुकड़े हो गए। बंगाल की डेमोग्राफी बदली, बंगाल के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया, एक भारत बन गया। फिर डेमोग्राफी बदली, कश्मीर में नरसंहार हो गया। तो जहाँ जहाँ डेमोग्राफी बदली है वहाँ ये सब कुछ होता रहा है। और ये जो आप आयुष की बात कर रही हैं, वो उसी एक बड़े प्लान का एक पार्ट है। तो डेमोग्राफी को बदलना है। हंस के लेंगे पाकिस्तान, लड़के ले लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। अल्टीमेटली ये पूरा मोडस ऑपरेंडी है। गजवा हिंद करना है, भारत को ख़त्म करना है, भारत के ऊपर अपनी फतह हासिल करनी है, ये अल्टीमेट लक्ष्य है। अब उसी में एक पार्ट है लव जिहाद, उसी में एक पार्ट है लैंड जिहाद, उसी का पार्ट है धर्मांतरण, उसी का पार्ट है घुसपैठ, उसी का पार्ट है जनसंख्या विस्फोट। लव जिहाद भी अब्दुल भी कर रहा है और हसीना भी कर रही है, चांदनी नाम हाँ, तो वो भी कर रही है। इसमें साथ साथ एक प्रॉपर्टी जिहाद भी चल रहा है। तो जहाँ अभी आजकल टारगेट क्या किया जा रहा है कि जिस घर में इकलौती लड़कियाँ हैं उनको करके ट्रैप किया जा रहा है, नाम बदल के, पहचान छुपा के, कलावा बांध के, ये करके, जिससे कि उस लड़की से निकाह कर लें और बाद में उसकी जो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लें। गाजियाबाद में हो चुका है, गर्ग परिवार की बेटी ने आत्महत्या कर लिया, ऐसे हो चुका। अब इसका रिवर्स भी हो रहा है कि चांदनी, सकीना, कसीना, मसीना ये भी अपने ट्रैप कर रही हैं, फ्रेंडशिप कर रही हैं, कॉफ़ी जा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, और बड़े अच्छे एडवांस कपड़े पहन रही हैं, छोटे छोटे मतलब स्कर्ट टॉप सब पहन के पहले उसको अपने फ्रेंड में, अपने जाल में ले रही हैं। और उसके बाद जैसे निकाह कर लिया फिर उसका ब्रेन वॉश करती हैं कि ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, करते 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 उसको कन्वर्ट करके, तो निकाह करते प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया। अब कब्जा होने के बाद उसको कन्वर्ट भी कर लिया। तो ये बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है कि जैसे आपके ये जो लड़का था मलिक, जाट का लड़का है आयुष मलिक। जाट तो बड़े कट्टर होते हैं। जाट तो यहाँ तो खाप पंचायतों का ऐसा सिस्टम है कि जाट के लड़के और लड़कियां इवन दूसरे हिंदुओं में शादी नहीं करती, बिल्कुल, दूसरों में भी बहुत कम होता है। जाटों का तो ये फरमान है कि हमें अपने जाट में ही रहना है, बाहर नहीं जाना। और वहीं जाट का लड़का हिंदू छोड़िए, दलित छोड़िए, यादव पटेल कुर्मी केवट छोड़िए, नाई धोबी छोड़िए, वो सीधे सीधे
एक लड़की के प्यार में पड़ता है और उसको ऐसा ट्रैप किया जाता है कि उसकी कम से कम 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, इकलौता बेटा था, बड़ा कारोबार, मेडिकल का कारोबार, बाकी शोरूम सब कुछ है, तो प्रॉपर्टी, धन भी गया और धर्म भी गया। एक इकलौता बेटा था वो भी चला गया। माता पिता के पास अब एक ही रास्ता बचा हुआ है कि वो खुद भी कन्वर्ट हो जाए, अदरवाइज अपने बेटे से हाथ धो ले, या तो अकेले बुढ़ापे में रहे, कहीं जाके वृद्धाश्रम में चले जाए, कुछ भी करें। अदरवाइज अगर उनको बेटे के साथ रहना है तो बेटा तो कन्वर्ट हो चुका है, अब तो वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। और ये कहने की बात है कि एक ही घर में माता पिता जो है हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और माता पिता जो है वो नवरात्रि में दुर्गा पूजा करेंगे और बेटा नमाज पढ़ेगा, ऐसा होता नहीं है। ये सब एकेडमिक बातें हैं, ये प्रैक्टिकली होता नहीं है। धीरे धीरे वो ब्रेन वॉश करके अभी लड़की ने अपने हस्बैंड को कन्वर्ट किया, वो धीरे धीरे ऐसा प्रेशर डालेगी, घर में इतना कलह करेगी, इतना सब कुछ करेगी कि वो माता पिता भी डर के मारे, भय के मारे, जैसे भी परेशान होके शांति के लिए वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ये होता है। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि वो कम से कम अभी माता पिता कन्वर्ट नहीं हुए। नहीं, और एटलीस्ट वो मीडिया के सामने आए हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, अपनी बात रखी है और बाकायदा वो जो है पुलिस के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में आतंकवाद से बड़ा खतरा है धर्मांतरण। भारत में हर साल मैक्सिमम 1000 लोग आतंकवाद के कारण खत्म होते हैं, हिंदू, लेकिन धर्मांतरण के कारण प्रतिदिन 1500 परिवार यानी प्रतिदिन 10,000 यानी साल में 40 लाख हिंदू कम हो रहे हैं। लफ्ज आतंकवाद से बड़ा खतरा है लफ्ज़-ए-हाथ। आतंकवाद से साल में प्रतिदिन अधिकतम साल में अधिकतम 1000 लोग मारे जाते हैं, 1000 हिंदू कम होते हैं आतंकवाद के कारण साल में। और वहीं दूसरी तरफ लफ्ज़-ए-हाथ के कारण साल में लगभग 3.5 लाख बहन बेटियां हमारी कम हो जाती। तो घुसपैठ ये डेमोग्राफी को बदल रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, 10-10, 20-20 बच्चे। अभी एक बड़ा पूरे देश में चर्चा हो गई, टीएफआर डाउन हो गया दिल्ली का कि टीएफआर जी 1.2 आ गया। हाँ, सच्चाई है, टीएफआर डाउन हुआ है, लेकिन टीएफआर किसका डाउन हो रहा है? हिंदुओं का डाउन हो रहा है। अगर आप दिल्ली में चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ओखला चलिए, वजीरपुर चलिए, आप जो है यहाँ शाहीन बाग चलिए, जामिया नगर चलिए, जाकिर नगर चलिए, आप मुस्तफ़ाबाद चलिए, आप शाहबाद चलिए, बल्ली मरान चलिए, आप कश्मीरी गेट चलिए, आप जो है चांदनी चौक चलिए, उधर चलिए बवाना चलिए, फिर आप नरेला चलिए, महिपालपुर की रंगपुरी पहाड़ी पे चलिए, द्वारका वाला जो द्वारका मोड़ के पास एक पूरी बहुत बड़ी बस्ती बसी, वहाँ चल के देखिए आप 10-10, 20-20 बच्चे पैदा हो रहे, 10-10, 20-20 बच्चे। और बाद में वो झुग्गी बना लेते हैं, फिर इलेक्शन के समय सरकार योजना आती है जहाँ झुग्गी मकान, तो उनको बाकायदा मकान भी मिल रहा है। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बहुत तेजी के साथ चल रहा है। भारत में लव जिहाद हो रहा है, प्रतिदिन 1000 बेटियां कम हो रही हैं। भारत में लैंड जिहाद हो रहा है, 100 लाख एकड़ जमीनों पर कब्जा हो चुका है। भारत में ड्रग जिहाद हो रहा है, 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार हो रहा है, 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं। इस ड्रग जिहाद के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, ड्रग के जिहाद के कारण बाजपन बढ़ रहा है, ड्रग से हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। भारत में घुसपैठ जिहाद हो रहा है, 5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए हैं, वो भी 10-10, 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। भारत में पॉपुलेशन जिहाद हो रहा है, लोग 10-10, 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। भारत में धर्मांतरण जिहाद हो रहा है, प्रतिदिन 1500 परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदू कम हो रहे हैं। एक साल में प्रतिदिन 10,000 का मतलब साल में 40 लाख हिंदू कम हो रहे हैं। तो डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। अभी 1947 में विभाजन हुआ है मजहब के आधार पे, और आज की डेट में फिर से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई। 1947 में विभाजन हुआ और 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी फिर बदल गई है। 1947 में मजहब के आधार पर विभाजन हुआ और 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी फिर बदल चुकी है। 1947 में विभाजन हुआ और बॉर्डर की आपकी 300 तहसीलें, 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। और ये डेमोग्राफी बदल रही है अब्दुल के कारण, सकीना के कारण, घुसपैठ के कारण, धर्मांतरण के कारण, लव जिहाद के कारण, लैंड जिहाद के कारण, अराजकता के कारण, क्राइम के कारण, ड्रग कारोबार के कारण। तो अगर हमें देश, और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे ये इतना बड़ा आपका शानदार स्टूडियो है, बड़ा मजबूत भी है, ठीक है, हम बड़े सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी भूकंप आने पे भी नहीं गिरेगा, राइट। लेकिन अगर इसमें से एक एक ईंट उखाड़ना शुरू कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 साल तक आप प्रतिदिन एक एक ईंट उखाड़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि एक ईंट उखाड़ते ही ये पूरा ऑफिस धड़ाम से गिर जाएगा। मुझे लगता है कि शायद लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रतिदिन भारत कमजोर हो रहा है, हम प्रतिदिन बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, हम प्रतिदिन डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की तरफ जा रहे हैं, प्रतिदिन जो है जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है। और इसको आराम से ऐसे भी चेक किया जा सकता है। आप किसी भी मोहल्ले की
वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को चेक कर लीजिए, आपको पता चले आपके मोहल्ले की डेमोग्राफी बदल गई। आप किसी गांव की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, आप देखिए आपके गांव की डेमोग्राफी बदल गई। आप किसी विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक करिए, आपका पता चला आपके विधानसभा की डेमोग्राफी बदल गई। आप किसी लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और किसी की भी, मैं बंगाल असम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भारत के किसी भी लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक करिए, लोकसभा की डेमोग्राफी बदल गई। भारत में 200 जिलों में हिंदू पहले खत्म हो गए थे, अब जो 600 जिले बचे हुए हैं उन 600 जिलों में भी उस जिले की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, पता चला उस जिले की डेमोग्राफी बदल रही है। नहीं तो इसके पीछे आप कारण क्या समझते हैं? क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि सकीना या चांदनी या जो भी लड़की है उसने फंसा लिया हिंदू लड़के को, ये प्रॉपर्टी जिहाद आपने कहा, लेकिन फिर हमें तो हमारे संस्कारों पर भी सवाल उठाने होंगे ना। हम अपने घर में अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? मतलब वो लड़का अपनी मर्जी से मीडिया के सामने इस बात को कह रहा है कि हाँ मैं रहमान बन चुका हूं, मुझे इस्लाम में कुछ ऐसी खूबियां नजर आई। ऐसा क्या ब्रेन वॉश हो गया? मतलब 4 साल में चांदनी ने ऐसा क्या कर दिया जो इतने साल में उसके माँ बाप नहीं कर पाए थे? देखिए बहुत बड़ी सीधी सी बात है, जो पूरा ब्रेन वॉश का सेंटर है वो है मदरसा। अच्छा। मदरसों में ऐसी तालीम दी जा रही है, और मदरसे कैसे खुले आप इसको समझिए। 5 साल यहाँ मुगलों ने राज किया, मतलब बाहर विदेशी आक्रांताओं ने राज किया, इस्लामिक आक्रांताओं ने राज किया। उस 500 साल में उन्होंने 1000 मदरसे खोले थे, और ये देश का संविधान अभी 75 साल पहले लागू हुआ। इस 75 साल में संविधान का उपयोग करके, संविधान का दुरुपयोग करके हमारे ओटजीवी, नोटजीवी, सत्ताजीवी, गद्दार नेताओं ने 3.5 लाख मदरसे खुलवा दिए। हम कितने बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये मदरसा हर चीज का सेंटर है, ये जिहाद का सेंटर है, मदरसा आतंकवाद का सेंटर है, मदरसा अलगाववाद का सेंटर है, मदरसे में मजहबी उन्माद सिखाया जाता है, मदरसों में कन्वर्जन सिखाया जाता है, मदरसों में ट्रैप करना सिखाया जाता है, मदरसों में लड़कियों को भी ट्रैप करना कि कैसे लड़कियां जिहाद करेंगी, कैसे लड़के जिहाद करेंगे, सिखाया, सब कुछ सिखाया जा रहा है। मदरसों में सिखाया जाता है कि भारत वंदे मातरम बोलना हराम है, मदरसों में सिखाया जाता है रामकृष्ण हनुमान ये पूजा योग्य नहीं है, मदरसों में सिखाया जाता है 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं, गौतम बुद्ध पूजा योग्य नहीं, आपके ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा योग्य नहीं, 10 गुरु पूजा योग्य नहीं। मदरसों में सिखाया जाता है कि मंदिर जाना हराम, जैन मंदिर जाना हराम, बौद्ध मंदिर जाना हराम, गुरुद्वारा जाना हराम। मदरसों में सिखाया जाता है होली, दिवाली, दशहरा जो भी है त्यौहार है, इनमें अपने आप को दूसरों को विश करना हराम। सब कुछ तो सिखाया जा रहा है। इसके बावजूद हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज कहते हैं गुरुकुल मदरसा एक समान है। यह दिक्कत आ रही है। आम जनता इस देश को नहीं बचा सकती। इस देश को बचाने तो आयुष के संदर्भ में पूछ रही हूँ ना, आयुष में कहां कमी रह गई, उसके परिवार में कहां कमी रह गई? आयुष मदरसों का तो चलो चांदनी का समझ में आ गया हमें। आयुष की कमी यह रह गई कि हमारे देश में जो ये सीबीएसई बोर्ड है, वहां ये सब कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है कि किस रिलीजन में क्या है क्या नहीं है। अब उसने मुझे नहीं पता सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा कि आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा या यूपी बोर्ड से पढ़ा, लेकिन अगर इन तीनों से पढ़ा होगा, और तो मदरसे में तो नहीं पढ़ा होगा, वो इन्हीं तीनों बोर्ड से पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड पढ़ा होगा, सीबीएसई बोर्ड पढ़ा होगा, आईसीएसई बोर्ड पढ़ा। इन तीनों बोर्ड में कोई धर्म और रिलीजन का अंतर समझाया नहीं जाता। सनातन धर्म में क्या क्या अच्छाइयां हैं बताई नहीं जाती। मजहब आपस में नफरत करना सिखाया जाता है, ये न सीबीएसई में सिखाया जाता है, न आपके आईसीएसई में सिखाया जाता है, न आपके यूपी बोर्ड में सिखाया जाता है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था वो जो गुलामी वाली चल रही है, उसमें कहीं हमने कुछ बताया नहीं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, रीति क्या है, कुरीति क्या है, प्रथा क्या है, कुप्रथा क्या है, और इस रिलीजन में इस तरीके का पूरा खेल है, हमने कुछ सिखाया नहीं। तो वो आयुष को लग रहा था जो हमारे यहाँ है वही वहां पे भी है। कहते हैं नादान बच्चा, तो नादान बच्चे को आपको उसको ट्रैप करना बड़ा आसान, नादान बच्चे को भड़काना आसान। पहले उसको सेक्युलर बना दो और सेक्युलर से इस तरफ, जब इधर का उसको कुछ पता ही नहीं है। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, सबको कुछ नॉलेज चाहिए। जैसे आदमी को पेट की भूख शांत करनी है ना, वैसे उसको मन की भूख भी शांत करनी है, दिमाग की भूख है। अब आपने उसको पेट की भूख तो चलो भोजन तो आप खूब करा रहे हो, लेकिन उसको आप रिलीजन, मजहब, धर्म के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हो। न वो रामायण आप पढ़ा रहे हो, न भगवद गीता पढ़ा रहे हो, न वेद पढ़ा रहे हो, न उपनिषद पढ़ा रहे हो, न सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा रहे हो, न आप उसको जैन ग्रंथ आगम पढ़ा रहे हो, न उसको बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक पढ़ा रहे हो, न उसको आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा रहे हो। कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हो, और उसका दिमाग खाली पड़ा हुआ है। जैसे पेट की भूख होती है, ऐसे मन की भूख होती है, दिमाग की अपनी भूख होती है। तो उसको जिसने पढ़ाया वो उसने सीख लिया। इधर तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो सामने वाले ने जो कहा कि तुम्हारे में ये कमी, उसको भी उसने मान लिया। आप उदाहरण समझिए, जिस व्यक्ति ने कोई मिठाई ना खाई हो, अब उसको आप एक मिठाई खिलाओ, कोई चाहे जलेबी खिलाओ चाहे बर्फी खिलाओ, तो यही बेस्ट है, और ये कहो यही वाली मिठाई बढ़िया है। अरे दूसरे कुछ खाई नहीं तो उसको तो बढ़िया लगेगी। हाँ, जिसने सारी मिठाई खाई हो,
फिर तो अपना दिमाग लगाएगा, नहीं नहीं यार ये मिठाई में ये गड़बड़ी, ये मिठाई में ये गड़बड़ी, ये मिठाई ये सही, ये मिठाई में अच्छा, फिर तो वो उस आयुष ने, मुझे नहीं लगता कि कोई उसको न उसने वेद पढ़ा होगा, न उपनिषद पढ़ा होगा, न उसके घर वालों ने उसको पढ़ाया होगा। घर वाले सोच रहे होंगे यार हमारे देश में क्या हो रहा है आज की डेट में, उसको अच्छा हिंदू नहीं बनाया जा रहा, अच्छा इंसान नहीं बनाया जा रहा शिक्षा व्यवस्था में। उसको बचपन से ही ये डॉक्टर बन जाए, ये इंजीनियर बन जाए, ये चार्टेड अकाउंटेंट बनेगा, ये कलेक्टर बनेगा, ये कप्तान बनेगा, ये सेना में जाएगा, ये वकालत करेगा, ये जज बनेगा। कुल मिला के उसको इंसान नहीं बनाया जा रहा है, अच्छा भारतीय नहीं बनाया जा रहा है, उसको संस्कृति कल्चर नहीं सिखाया जा रहा है, उसको ले दे के कोई ना कोई एक रोटी कमाने वाला इंसान बनाया जा रहा है। तो जब उसको अपने धर्म की बारे में पता नहीं, जो दुनिया का सर्वोत्तम धर्म है, तो उसको जो आदमी पर सिखा रहा है, जैसे उदाहरण के लिए भारत, पूरी दुनिया का सबसे कोडिफाइड लॉ कौन सा है? मनुस्मृति। पूरी दुनिया का सबसे पहला लिखित ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति, राइट। अब मनुस्मृति को हमने स्कूलों में पढ़ाया नहीं, तो परिणाम यह है कि मनुस्मृति के बारे में जो कुछ झूठ बोला जाता है लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पूरी दुनिया में सबसे पहली बार कहा गया जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, ये किसने कहा? मनुस्मृति में पहली बार दुनिया में कहा गया। वसुधैव कुटुंबकम किसने कहा? मनुस्मृति में। और मनुस्मृति को लोग पन्ने फाड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं। नारी तू नारायणी, यानी जो नारी है वो देवी समान है। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां देवी की नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, सुख शांति रहती है, समृद्धि रहती है, ये कहा गया। और उस मनुस्मृति को लोग फाड़ भी रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं। और जहां दूसरी तरफ हलाला सिखाया जा रहा है, मुताह सिखाया जा रहा है, मिस्यार सिखाया जा रहा है, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया सिखाया जा रहा है, जहां 4-4 शादी सिखाए जा रहे हैं, जहां महिला पुरुष एक समान नहीं है। एक तरफ मनुस्मृति कहती है कि महिला पुरुष समान नहीं, महिला तो पूजनीय है, उसको लोग फाड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जहां लिखा हुआ है कि महिलाओं का दिमाग पुरुष से आधा होता है, उसकी लोग जय जयकार कर रहे हैं। तो ये कहते नहीं, देखिए जो दिखता है वो बिकता है, जिसकी आप मार्केटिंग करेंगे वो उसकी मार्केटिंग होगी, जिसकी अच्छी से अच्छी चीज हो आपने उसकी मार्केटिंग नहीं किया तो बेकार हो गया। तो हमारे साथ तो यही हुआ है ना। तो हमारे टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं इस वक्त? क्योंकि अगर अब जैसे टीचर्स की बात उठी है तो फिर ये जो कोचिंग माफिया वर्सेस ये जो एंकर्स चल रहा है, मीडिया को लेकर गुस्सा उतारा गया है। हालांकि अब तो मानहानि के नोटिस भी इधर उधर से भेजे जा रहे हैं, लेकिन खान सर का ले लीजिए, वो फायरिंग हो गई तो रोशन सर फंस गए। बच्चे कहाँ हैं इसमें? वो बच्चे तो पटना की सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उन बच्चों को धर्म सिखाएं, मजहब सिखाएं, रिलीजन और जिसमें भी आप अंतर बताते हैं वो समझाएं, या वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बच्चा क्या करेगा? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मुगलों का मदरसा ये देश को अंदर अंदर दीमक की तरीके खोखला कर रहा है, अलगाववाद सिखा रहा है। और मैकाले का और अंग्रेजों का मॉन्टेसरी और मिशनरी भी ये देश को खोखला कर रहा है। एक तरफ मदरसा जिहाद सिखा रहा है, मजहबी उन्माद सिखा रहा है, दूसरी तरफ कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी भारत के लोगों को सनातन के प्रति एकदम वो न्यूट्रल करता चला जा रहा है, उसको सनातन की खूबियां बताई नहीं जा रही। कॉन्वेंट मॉन्टेसरी में क्या होता है, कैसे कैसे चैप्टर होते हैं सबको पता है। वहाँ राम भरत का चैप्टर नहीं है, वहाँ कृष्ण सुदामा का चैप्टर नहीं है, वहाँ पे आचार्य चाणक्य, आचार्य आपके पाणिनि के ऊपर चैप्टर नहीं है, वहाँ ऋषियों महर्षियों के ऊपर कोई चैप्टर नहीं, तो हम पढ़ा ही नहीं रहे। दुर्भाग्य देखिए, अंग्रेज 1000 कॉन्वेंट मॉन्टेसरी खोल के चले गए, वो 3.5 लाख हो गया, खुल चुका है आज की डेट में। मुगल यहाँ 1000 मदरसा खोल के गए, वो भी लगभग 3.5 लाख हो चुका है। और जो हमारी गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, जो लगभग अंग्रेजी ने उसने मैकाले ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि यहाँ लगभग 7.25 लाख के आसपास गुरुकुल स्कूल है, वो खत्म हो गए। सरकारों ने खत्म किया है, सरकारों ने बड़े प्लान्ड वे में, हमारे वाले अंग्रेजों ने, हमारे वाले मुगलों ने विदेशी शिक्षा को प्रमोट किया और हमारी शिक्षा को बर्बाद किया। जहां तक आप ये कोचिंग माफिया खान सर की बात कर रही है, मैं देखिए खान साहब के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं व्यक्ति के ऊपर करता भी नहीं। हमारा ये कहना है कि आज की डेट में भारत का एजुकेशन सिस्टम 3 तरीके के माफियाओं ने हाईजैक किया है। पहला किया है हाईजैक एजुकेशन माफियाओं ने, स्कूल माफियाओं ने। दूसरा हमारे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है कोचिंग माफियाओं ने। और तीसरा हमारे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है किताब माफियाओं ने। ये तीनों का इतना बड़ा कारोबार चल रहा है कि इन्होंने, मुझे ऐसे कई बार लगता है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लोग काम करने वाले उनको इन्होंने भाड़े पे खरीद लिया है। इसको मतलब अन्यथा मत लीजिए, कई बार लगता है। क्यों? अरे भैया, जो चीज इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है वो 10वीं 12वीं में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जा रहा है वो एंट्रेंस एग्जाम में क्यों नहीं पूछा जा रहा है? तो इसका मतलब हम
इसको हमारा एजुकेशन सिस्टम खुद ही चाहता है कि बच्चों को कुछ और पढ़ाओ और एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए मजबूर हो जाके कोचिंग करें। दूसरा, हर साल किताब क्यों बदली जा रही है? अरे फिजिक्स में ऐसा नया कौन सा आविष्कार हो रहा है कि आपको हर साल किताब बदलना? केमिस्ट्री में ऐसा हर साल कौन सा आविष्कार हो रहा है हर साल आपको किताब बदलना? जूलॉजी बॉटनी में हर साल ऐसा कौन सा नया इन्वेंशन हो रहा है कि आपको हर साल किताब बदलना? आपको हिंदी में कौन सा नया आविष्कार हो रहा है? अंग्रेजी में कौन सा नया आविष्कार हो रहा है? आप हर साल किताब बदल देते हैं और 50 रुपए की किताब आप जो है 1000 रुपए में बेच रहे हैं। जो किताब एनसीईआरटी की 50 रुपए की मिलती है, किताब माफिया उसी किताब को 1000 रुपए की बेचते हैं। और खेल देखिए, जहां हम लोग भी बचपन में पढ़ते थे, हम लोग समय में क्या था कि जो बड़े भाई ने किताब पढ़ी उसको फिर दोबारा पैक वैक करके उसको कवर ववर चढ़ा के रख दिया। एक आध साल बाद हम आ गए तो हमने भी पढ़ लिया, हमने भी कवर चढ़ा, मतलब कम से कम 4 से 5 साल वो किताब चलती थी। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब एक एक क्लास के बाद वो आपस में बढ़ती थी। कई बार तो घर में कोई बच्चा नहीं तो गांव में भी दे दिया, पड़ोसी को दे दिया, बोले भैया लो। इन्वायरमेंट बचता था, पेड़ कम कटते हैं। हम इन्वायरमेंट की इतनी बात कर रहे हैं और इन किताब माफियाओं के कारण कितने पेड़ कट रहे हैं, हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया भर की बात करते हैं, हवा बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। अरे ये पेड़ तो ये किताब माफिया कटवा रहे हैं। हर साल क्या करते हैं, किताब में कोई एक पन्ना नया जुड़वा देते हैं और उसके बाद कहेंगे जी पुरानी वाली किताब तो चलेगी नहीं, तो मजबूरी हो गई है आपको हर साल किताब खरीदना। ये जो और सिमिलरली आपका ये जो स्कूल माफिया है, स्कूल माफिया वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड नहीं होने दे रहे। क्यों चाहिए सीबीएसई बोर्ड, क्यों चाहिए आईसीएसई बोर्ड? चीन हमसे 3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। चीन जनसंख्या में हमारे बराबर है। जब चीन हमसे जनसंख्या में ज्यादा था तब भी उसने यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू किया। ठीक वही सिस्टम लागू किया जो भारत में था। जैसे भारत में कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, भारत में राम और निषाद राज एक साथ पढ़ते थे, भारत में दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़ते थे, भारत में गरीब का बच्चा अमीर का बच्चा एक किताब पढ़ता था। सेम सिस्टम चीन ने आज के 25 साल पहले लागू कर दिया और हमने आज भी लागू नहीं किया। तो एजुकेशन सिस्टम हमने जो हवाले कर, पूरे कोचिंग माफिया, एजुकेशन माफिया, किताब माफियाओं के हवाले कर दिया है, उसी का परिणाम ये आपको जो आयुष भी दिख रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल का प्राइमरी होता था, 5 साल का सेकेंडरी होता था, 5 साल का ग्रेजुएशन होता था, टोटल होते थे 15 साल। अंग्रेजों ने उसी को कॉपी पेस्ट मारा, उसको अलग कर दिया। 5 साल का प्राइमरी, 3 साल का जूनियर, 2 साल सेकेंडरी, 2 साल हायर सेकेंडरी, 3 साल का ग्रेजुएशन, टोटल हो गए 15 साल। सिस्टम वही है, 15 साल का ही है। लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि अब हमारे बच्चों को लगता है वो अच्छा है। एक नया नया आईबी बोर्ड आया हुआ है। आईबी बोर्ड में 1-1 लाख रुपए महीने की फीस है। छोटा बच्चा नर्सरी में 1 लाख रुपए महीने फीस, एडमिशन फी 25 लाख रुपए। मेरा मुंबई में कार्यक्रम था, मुंबई में, और वो भी चौपाटी एरिया में कार्यक्रम था। वहां बड़े एलिट क्लास के लोग आए थे, वसई के लोग आए, वर्ली के लोग आए थे, मालाबार हिल्स के लोग आए थे। तो कार्यक्रम चल रहा था और जो ऑडियंस थी उसमें कोई 500 करोड़ का मालिक, कोई 1000 करोड़ का मालिक, कोई 2000 करोड़ का मालिक, बड़े बड़े डायमंड कारोबारी, गोल्ड कारोबारी, दुनिया भर के लोग, बिजनेस क्लास लोग बैठे थे। मैंने सब बोला भाई कितने बच्चे हैं, सब लोग हाथ उठाओ। किसी के 2 से ज्यादा बच्चे नहीं। अरे हमने कहा आप लोग इतने बड़े बड़े काम करते हो, आपके अगर ज्यादा बच्चे रहेंगे तो आपका काम और बढ़ेगा। भाई बिजनेस, मान लीजिए कोई आदमी पेट्रोल पंप का काम कर रहा है, एक बच्चा है तो एक पेट्रोल पंप खोलेगा, और उसके 2 बच्चे होंगे तो 2 पेट्रोल पंप खोल लेगा, तो कारोबार बढ़ेगा। बोले जी क्या करें, एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। हमने कहा कितनी महंगी हो गई है? बोले जी आईबी बोर्ड में तो 25 लाख रुपए तो एडमिशन फी है और महीने का 1 लाख रुपए नर्सरी की फी है। तो हमने कहा आईबी बोर्ड में पढ़ा क्यों रहे हो? तुम आईबी बोर्ड में पढ़ा के तुम्हारा लड़का क्या कर लेगा? अगर वो डॉक्टर बनेगा तो वो तो नॉर्मल बोर्ड में पढ़ के वैसे डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर भी वो नॉर्मली बन जाएगा। आईबी बोर्ड में पढ़ा क्यों रहे हो? आईबी बोर्ड में पढ़ाने के बाद जो आपका डायमंड कारोबार है वो तो करेगा नहीं आके, उसको लगेगा इंसल्ट हो गया, अरे हमने इतनी हाई फाई महंगी पढ़ाई की, अब हम दुकान पे बैठेंगे। आईबी बोर्ड में पढ़ने के बाद ना वो नाई का काम करेगा, ना धोबी का काम करेगा, ना वो आपका हीरे का काम करेगा, ना सुनार का काम करेगा, ना लोहार का काम करेगा, ना कारपेंटर का काम करेगा। आईबी बोर्ड में पढ़ने के बाद ना वो ढंग का डॉक्टर बनेगा, ना ढंग का इंजीनियर बनेगा, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहेगा। और जब वो साल में 1 लाख रुपए, हर महीने 1 लाख रुपए फीस दे के 12वीं तक पढ़ रहा है, 25 लाख रुपए, तो फिर वो आगे 12वीं के बाद तो यहां पढ़ेगा नहीं, बोलेगा अब तो मैं अमेरिका जाऊंगा, और एक बार अमेरिका गया फिर तो अमेरिका में रह जाएगा, लौट के आएगा भी नहीं। तो ये आईबी बोर्ड का जो पागलपन है, ये पागलपन कौन कर रहा है? हमारे लोग कर रहे हैं। आईबी बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं उन्होंने अपना ब्लैक मनी को लगा के स्कूल बना दिया। अब जो 1 लाख रुपए महीना आ रहा है वो व्हाइट आ रहा है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्कूल खोलना और हॉस्पिटल खोलना, क्योंकि आपका स्कूल कितने में बना ये कोई देखता नहीं है,
लेकिन स्कूल की जो फीस आती है वो सारा का सारा व्हाइट हो जाता है। ऐसे ही ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका हॉस्पिटल। आप ब्लैक मनी से हॉस्पिटल क्रिएट कर दो और जो वहां पे इलाज होगा, ऑपरेशन होगा, वो जो पैसा आएगा वो आपका जो है वो व्हाइट में आएगा। तो ये हो रहा है कि देश में जितने कालाधन हवाला कारोबारी हैं, कालाधन हवाला जिनके पास है, चाहे वो नेता हैं चाहे नौकरशाह हैं, वो IB बोर्ड का स्कूल खोल रहे हैं, 7 स्टार हॉस्पिटल खोल रहे हैं, वहां से पैसा कमा रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि सोचो, बच्चे लोग कम कर रहे हैं, जनसंख्या कम कर रहे हैं, जो TFR डाउन जा रहा है उसका एक बड़ा कारण है महंगी शिक्षा। ये जो TFR डाउन जा रहा है, हिंदू एक एक बच्चे पैदा कर रहे हैं, 2-2 बच्चे, उनके दिमाग में हमको तो ऐसे हाई फाई स्कूल में पढ़ाना है। तो ये जो इम्बैलेंस हो रहा है, पूरी एजुकेशन सिस्टम हमारी जो कोलैप्स हो चुकी है। दुर्भाग्य देखिए कि 5000 सांसद विधायक हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि मुगलों का मदरसा बंद करो, अंग्रेजों का कॉन्वेंट मॉन्टेसरी बंद करो। मदरसों के सर्वे का आदेश तो आ गया है, लेकिन मदरसों का सर्वे करना, चाहे बंगाल हो चाहे बिहार हो, संस्कृति विद्यालय का भी होगा। देखिए, मदरसों का सर्वे नहीं, मैं तो कह रहा हूं अब समय आ चुका है कि सारी रिलीजियस किताबें, जितनी मजहबी किताबें हैं, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, सबका एक बार सर्वे किया जाए। केवल मदरसों का सर्वे करने से बात नहीं की, एक बार एक कमेटी बना दिया जाए। मैं कहता हूं एक नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कमीशन बना दिया जाए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता आयोग बना दिया जाए, और बना के एक बार सबको रिव्यू कर लिया जाए। मैं कह रहा हूं गुरु ग्रंथ साहिब को भी सब लोग पढ़ लें, वेद पुराण भी सब लोग पढ़ें, उपनिषद भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें, हदीस भी पढ़ें, सारी किताबें पढ़ें, और उन सभी किताबों को सर्वे करके एक बार समझने की कोशिश करें कि इसमें किसी किताब में अगर ऐसी कोई चीज है, उसको पढ़ने के बाद लोग भटक जा रहे हैं, युवा भटक रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। या तो उसमें ऐसी चीज लिखी हुई है कि उसकी व्याख्या एकदम, उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, लेकिन इसको ठीक करना पड़ेगा। और मदरसे का सर्वे तो बहुत जरूरी है। मैंने फिर से कहा, दुनिया के जिन देशों में मदरसा खुला वहां अशांति बढ़ी। यमन शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसा बढ़ा अशांत हो गया। कांगो शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसा बढ़ा अशांत हो गया। ईरान पहले पर्शिया कहलाता था, वहां मदरसा खुला, बाद में धीरे धीरे ईरान बन गया, अशांत हो गया। मदरसा खुला, सूडान अशांत हो गया। मदरसा खुला, इजिप्ट अशांत हो गया। मदरसा खुला, सीरिया अशांत है। मदरसे के कारण बांग्लादेश अशांत है। मदरसे के कारण फिलीपींस अशांत है। मदरसे के कारण सोमालिया अशांत है। मदरसे के कारण पाकिस्तान अशांत है। मदरसे के कारण नाइजीरिया अशांत है। मदरसे के कारण तजाकिस्तान अशांत है। मदरसे के कारण अफगानिस्तान अशांत है। गंधार शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसा खुला, कंधार बन गया, अशांत है। कुंभा शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसा खुला, काबुल बन गया, अशांत है। पर्शिया शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसे खुलने शुरू हुए, ईरान बना, अशांत हो गया। कैके शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसे खुलने शुरू हुए, बाद में पेशावर बन गया, अशांत है। बालिक शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसे खुलने शुरू हुए, बाद में बल्ख बन गया, अशांत है। कंबोज शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसे खुलने शुरू हुए, बदख्शा बन गया, अशांत है। सुवास्तु शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसे खुलने शुरू हुए, स्वाद घाटी बन गया, अशांत है। तक्षशिला, जो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी खुली, उस तक्षशिला में मदरसे खुलने शुरू हुए, बाद में रावलपिंडी बन गया, रोज बम धमाके हो रहे हैं। तो जहां जहां मदरसा खुला है वहां अशांति फैली है। फ्रांस जल रहा है, इंग्लैंड जलना शुरू हो चुका है, अमेरिका ने तो काफी कुछ कंट्रोल कर रखा है, इसलिए वहां फिर भी मामला ठीक ठाक चल रहा है। मदरसे को जो ठीक से कंट्रोल किया वो चीन ने किया है। तो अगर हमें भारत को सुरक्षित बनाना है तो हमें चीन का मॉडल लेना पड़ेगा। एक बार सारी किताबों का रिव्यू, चीन ने यही किया, जितनी भी रिलीजियस बुक्स थी सबको रिव्यू कराया। जब मैं रिलीजियस कहता हूं तो लोगों को लगता है मैं धार्मिक की बात, नहीं, रिलीजन अलग होता है, धर्म अलग होता है। मेरी PIL है रिलीजन और धर्म के ऊपर, मैंने जिसमें 25 अंतर बताए हैं। मोटा मोटा एक अंतर आपको बताता हूं कि धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। धर्म यूनाइट्स एवरीवन, रिलीजन डिवाइड द सोसाइटी। तो धर्म और रिलीजन के अंतर को समझना, एक्चुअली पहले क्या था, धर्म का अपोजिट अधर्म होता था। अब क्या हो रहा है, धर्म और रिलीजन हो गया। पहले धर्म और अधर्म था, अब क्या हो गया, धर्म और रिलीजन, धर्म और मजहब। मेरा मानना है जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, सबको रिव्यू करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। तोड़ने वाली चीज को हमेशा रिव्यू करना चाहिए। मजहब आपस में बैर रखना सिखाता है, कड़वी सच्चाई है। ये तो उल्टी बातें सिखाई जाती हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सच्चाई यह है कि मजहब बैर रखना सिखाता है। और जितने भी पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए हैं वो रिलीजियस बेसिस पे हुए, मजहबी बेसिस पे हुए हैं। 1947 का विभाजन मजहबी बेसिस पे हुआ। तो मदरसों को तो कंप्लीट बैन करने की जरूरत है। नहीं चाहिए मदरसा। क्यों चाहिए मदरसा भैया?
हिंदुस्तान है, यहाँ तो वैदिक स्कूल होना चाहिए, गुरुकुल स्कूल होना चाहिए, ऐसा स्कूल होना चाहिए जो वसुधैव कुटुंबकम सिखाए, नारी तू नारायणी सिखाए, सर्वमंगल मांगल्य सिखाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाए, जननी जन्मभूमिश्च सिखाए, वंदे मातरम सिखाए। ऐसा स्कूल क्यों चलाना जहां नफरत सिखाई जा रही है, भारत हराम, वो हराम, ये पाक ये नापाक, ये पाक ये नापाक, जहां सुबह से लेकर शाम तक केवल पाक नापाक, हराम हलाल नफरती सिखाई जा रही है। जो हमारी वाली किताब को पढ़े वो पाक, जो हमारी किताब को न पढ़े नापाक, जो हमारी तरीके इबादत करे वो पाक, जो हमारी तरीके इबादत न करे नापाक, जो हमारे गॉड को माने वो पाक, जो हमारे जो गॉड को न माने वो नापाक। जहां सुबह से लेकर शाम तक नफरत सिखाई जा रही है, ऐसे कि स्कूल क्यों चलाना? ये बंद होना चाहिए, कंप्लीट रोकने की जरूरत है अगर वास्तव में हमें देश को सुरक्षित बनाना है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। 3-4 टॉपिक्स थे जो हमने कवर करने की कोशिश की है। आप मुझे बताइए आपका इस खबर पर, इस पॉडकास्ट पर, इस चर्चा पर, ये जो विषय हमने उठाए हैं इन पर क्या कुछ कहना है, कितने सहमत हैं आप इन बातों से? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर हम अगले वीडियो में चर्चा करें तो वो भी छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी।